तो अब आज का टॉपिक रहने वाला है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। मतलब जैसे मैंने ब्लीडिंग के बारे में तो बात की लेकिन कोएगुलेशन फैक्टर वगैरह वाला वीडियो देखा नहीं हो तो देख लेना, वो उसके बाद नहीं समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये ब्लीडिंग के केस में मैंने सब चीज़ ही कर ली एक तरीके से आपके लिए। फार्माकोलॉजी मैंने उसी के दिन कवर करवा रही थी। एक का दो डिसऑर्डर से बोल रहे थे, वो ऊपर से ही था, ज़्यादा कुछ खास था बोला नहीं मैंने, इसलिए मैं उसको प्रॉपर कवर कर रहा हूँ। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जो चीज़ें आती हैं सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो उसके बाद चाहे मैं उसका थोड़ा सा फार्माकोलॉजिकल एक्सपर्ट के बारे में बातचीत करूँ इसकी। तो ब्लीडिंग एंड डिसऑर्डर जो आता है उसमें जो इतनी बड़ी बात होती है कैटेगराइज किया जाता है। एक तो ये हो सकता है कि उसमें क्या प्लेटलेट्स में दिक्कत है हमारे, या हो सकता है एक तरीके से हमारे कोएगुलेशन फैक्टर जो होते हैं उसके आधार पर दिक्कत है। इसके आधार पर हम मोटे तौर पर दो जगह कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो क्या है, एक तरीके प्लेटलेट्स में दिक्कत हो रखी है, या एक तरीके से किस में दिक्कत हो रही है, कोएगुलेशन फैक्टर में दिक्कत हो रही है, या तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि उसमें दोनों ही जगह दिक्कत हो रखी है। और बाकी की अब जैसे क्लॉटिंग फैक्टर में दिक्कत हो रही है तो सिंपल सी बात है, आप तो उसमें भी डिसाइड कर सकते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर में दिक्कत है कि एक्सट्रेंसिक फैक्टर में दिक्कत है। तो इंट्रेंसिक फैक्टर में दिक्कत है तो क्या बढ़ेगा हमारा। तो मैं ग्लोबल लिख देता हूँ सारे जो फाइंडिंग आपको लिख के आनी है यदि आपको पैथोलॉजी के मास्टर है तो पीटीटी प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जो किसको बताता है हमारे इंट्रेंसिक फैक्टर को। इंट्रेंसिक फैक्टर का मतलब है कि मोटे तौर पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, बस थोड़ा सा फैक्टर 7 नहीं आएगा, उसका एक्सट्रेंसिक फैक्टर से रोल है। और फैक्टर 13 का तो रोल है ही नहीं है, तो वो आप देख रहे थे वो भी हो सकता है आंसर, क्योंकि फैक्टर 13 का तो किसी से रोल ही नहीं है, ना इंट्रेंसिक से या एक्सट्रेंसिक से। उसके अलावा बात करें पीटी का क्या रहता है, पीटी जगह वो रहता है एक्सट्रेंसिक फैक्टर। ये दोबारा बता रहा हूँ मैं, अब मत भूल जाना। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारे ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम आती है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को दर्शाता है, हमारे प्लेटलेट डिस्फंक्शन से रिलेटेड होता है। ये चीज़ आप समझिएगा, एक प्लेटलेट डिस्फंक्शन रिलेटेड है, एक सिंपल सी बात है एक्सटेंसिव फैक्टर की डिस्फंक्शन से रिलेटेड है, और एक हो गया हमारा सिंपल सी बात है इंटेंसिव फैक्टर की डिस्फंक्शन रिलेटेड। इसके अलावा एक तरीके से ये आप ध्यान रख सकते हैं, सिंपल सी बात है, यदि आपसे टी टी पूछा जाए, टी टी भी दिया जाता है कुछ जगह मार्कर टेस्टिंग के रूप में टी टी। तो टी टी को आप क्या होता है, तो टी टी ऐसा आता है कि कन्वर्जन फाइब्रिन का फर्मिन नोजन से कन्वर्जन ऐसा आता है। तो फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन दर्शाता है, जो लास्ट स्टेप थे फैक्टर वन का एक्टिवेशन, उसको दर्शाता है। तो ये किस में प्रोलॉन्ग हो सकता है तरीके से, तो इस तरीके से ये उनमें प्रोलॉन्ग हो सकता है, जिसमें क्या है कि तरीके से हाइपर फाइब्रोजोनोमीमिया हो सकता है, जिसमें एक तरीके से फाइब्रिनोजन की मात्रा इस तरीके से कम हो। जैसे फाइब्रोजन में गलत दिया, फाइब्रिनोजन आना चाहिए। तो किस में बढ़ा हुआ मिल सकता है, ये बढ़ा हुआ किस में मिलेगा, टी टी प्रोलॉन्ग किस में मिलेगा, इस तरीके से हाइपो फाइब्रिनोजीनीमिया में मिलेगा, जिसमें आते हैं जो ज़्यादातर आपको किस में मिलता है, डीआईसी में। तो डीआईसी की फाइंडिंग हो सकती है इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाली, कि इसमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है। बाकी की सिंपल सी बात है, हो सकता है कि लिवर डिजीज जो इसमें फाइब्रिनोजन है वो नहीं हो, ये भी हो सकता है, इसकी संभावना नकारात्मक थे। बाकी आपके लेवल पे डीआईसी रहता है, और मेन उससे डीआईसी को लिवर डिजीज को वो बहुत तरीके से पहचान सकता है उसको, ये नहीं कि फाइब्रिनोजन नहीं पूछेगा। तो इसलिए ये चीज़ आप पहचान सकते हैं इसके आधार पर कि कैसे कैसे रहता है। तो इस तरीके से ये मार्कर होगा, इस तरीके से इसके आधार पर। फिर लास्ट में बताया था डी डाइमर में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, सारे मार्कर बोल लेता हूँ। डी डाइमर क्या होता है, तो डी डाइमर होता है हमारा फाइब्रिन के बाद जो फाइब्रिन का डिग्रेडेशन होता है, यदि फाइब्रिन बन गया उसके बाद जो हमारा प्लाज्मिन उसका डिग्रेडेशन करता है, जो होता है प्लाज्मिन डिग्रेडेशन करता है, इस तरीके से प्लाज्मिन काम करता है डिग्रेडेशन में। तो प्लाज्मिन के बाद जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, डिग्रेडेटेड फाइब्रिन, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डी डाइमर कहते हैं। ये भी किसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, डीआईसी का। तो डीआईसी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है भाई। दाने शायद मेरा फर्स्ट पेपर था सर मेन वगैरह कि उसमें डी डाइमर का क्लिनिकल केस आया था,
मतलब डीएससी का, और सिम्टम से लग ही नहीं रहा था कि डीआईसी है, बस उसका खाली बस लास्ट लाइन में डी डायमर दे दिया था, तो उससे उसका पूरा डायग्नोसिस चेंज हो गया था डीआईसी में। ये चीज़ ध्यान रखना, डीआईसी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना प्रॉपर तरीके से। टीटी भी उतना ज़्यादा नहीं माना सकता कोई, इसमें लिवर लोएज वगैरह से ऊपर लैप है, लेकिन डी डायमर यदि कहीं दे दिया आपको आपके लेवल पे, यदि पैथोलॉजी का भी एग्जाम लिखने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है डीआईसी के लिए डी डायमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको भूल मत जाना। फिर हम आते हैं तरीके से सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बातचीत करूँगा मैं। फिर सबसे पहले बात करूँगा प्लेटलेट डिसऑर्डर्स के बारे में। प्लेटलेट डिसऑर्डर में बात करते हैं तो आपको सिम्टम जब देखने को मिलेगा तो ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है आपको, उसके अलावा देखने को मिल सकता है एक तरीके से पैथेकिया देखने को मिलेगा। क्लिनिक का फीचर में ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक दो फंक्शन बताया था कि क्लिनिकल केस समझने में आसानी हो। उसके अलावा पर पूरा देखने को मिल जाता है, तो ये प्लेटलेट डिसऑर्डर है। उसके अलावा उसमें फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं एक तरीके से, जिसमें क्या एक तो डिसफंक्शन वर्क का प्लेटलेट है, एक में नॉन डिसफंक्शन हो। मान के चलो एक तरीके से प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, और एक तरीके से इंक्रीज मतलब कि डिक्रीज हो गई, और इंक्रीज तो कोई इंक्रीज में फिर प्लेटलेट डिसऑर्डर हो जा रहा पर, तो सिंपल से डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट ऐसे लिख दिया। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट किस किस में मिल सकता है आपको, तो सिंपल सी बात है जिसमें रिसेप्टर वाला जो मैं बताया था 2 4 डी बताई थी उसका डिसफंक्शन था, उसमें एक तरीके से मिल सकता है। तो एक तरीके से पहली डी जाती है हमारे किसी ब्रेनार्ड सोलियर सिंड्रोम। अब मत भूल जाना, मैं बार बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, ब्रेनार्ड सोलियर सिंड्रोम। बेनार्ड सोलियर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता था, बेनार्ड सोलियर सिंड्रोम में देखने को मिलता था GP1B के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही थी, तो ये चीज़ें उसमें ये चीज़ देखने को मिल जाती थी। तो GP1B के खिलाफ एंटीबॉडी देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि GP1B के खिलाफ एंटीबॉडी, इसका मतलब है कि वो वेक्टर V5W से जो है, जो वॉल्वेनिगन फैक्टर है, उससे एक तरीके से जुड़ेगी नहीं, लेकिन वो आपस में तो जुड़ी सकती है ना। तो इसलिए सिंपल सी बात है, इसमें क्या मिलेगा एक तरीके से हमको जैम प्लेटलेट, बिग प्लेटलेट्स मैंने बताई थी, वो शायद मैंने सुना मेगा कैरियोसाइट बोला था शायद एक जगह, तो मेगा कैरियोसाइट नहीं, वो बड़ी कैरियोसाइट थी, क्या नाम था उसका, स्टेगॉन मेगा कैरियोसाइट बोली थी शायद मैंने, या फिर जैम प्लेटलेट्स बोली थी। सिंपल सी बात है, पहले मैं टर्मिनोलॉजी करी थी बड़ी प्लेटलेट के लिए, तो बिग प्लेटलेट देखने को मिल जाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है आपस में एग्रीगेशन तो ही रहा है। तो बिग प्लेटलेट्स है, इसमें थ्रोम्बोसाइट सॉरी, तो इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल भी सकता है और नहीं भी, जिसमें दोनों संभावनाएं मिल भी सकता है। तो इसलिए मान लीजिए कुछ जगह से डिग्री प्लेटलेट काउंट में कैटेगराइज कर दें तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है, उसमें भी एक तरीके से मिल सकता है। उसके अलावा क्या बन जाता है इसमें, जैसे मैं बताना भूल गया, जैसे एक रिएक्शन में और भी बताया था जिसका नाम है हिस्टोस्टैटिन एग्रीगेशन। चलो खाली को मैं यही ले देता हूँ ऊपर। हिस्टोस्टैटिन एग्रीगेशन, हिस्टोस्टैटिन एग्रीगेशन क्या होता है, तो ये दर्शाता है, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जो हिस्टोस्टैटिन एग्रीगेशन है वो कहता है वॉन विलिगल फैक्टर जो होता है, और उसके जो फंक्शन जो होता है तरीके से अटैचमेंट, इससे मैं बाद में फिर प्लेटलेट अटैच होगी तो उसको दर्शाता है, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं दर्शाता, सिंपल सी बात है, वॉन विलिगन फैक्टर के फंक्शन को दर्शाता है ये चाहिए। तो वॉन विलिगन फैक्टर दर्शाता है, तो अब ये इसमें नॉर्मल मिलेगी अब नॉर्मल मिलेगी, सिंपल सी बात है, भले ही वॉन विलिगन फैक्टर कितना भी सही हो, लेकिन उसको जोड़ने वाला फैक्टर सही नहीं है, लेकिन लास्ट में तो सिंपल सी बात है डिफेक्ट द वॉन विलिगन फैक्टर जैसे सिम्टम का ही आ गया ना एक तरीके से। जो वॉन विलिगन फैक्टर, या फिर मैं ले देता हूँ शायद GP1B ले देता हूँ, चलो इतना ही बात है, इतनी क्या सोचने वाली बात है। तो GP1B आ गया तरीके से, जो लास्ट में जो स्टार्टिंग वाली फेज हो रही थी एग्री, जो क्या कहते हैं एडेशन वाली, वो उसमें तरीके से उसमें दिक्कत आ गई। हिस्टोस्टैटिन एग्रीगेशन से मतलब ये मत लगाए ना, एग्रीगेशन वाली प्रक्रिया, इसमें एडेशन का डिफेक्ट आ रहा है, एडेशन का, सिंपल सी बात है, तो इसलिए उसमें भी एबनॉर्मल मिलेगी। तो एबनॉर्मल क्या है, रिएक्शन लिख देना, मुझे ध्यान नहीं, बार बार लिखने का क्या मतलब है। तो इसलिए सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा बेर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। दूसरा मैंने इसी में जो प्रॉपर इसी में कैटेगराइज होता है, इसमें प्लेटलेट काउंट कम भी देखने को मिलेगी, आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी हर चांस में।
वो है हमारा गिलेंजमान थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। बताने की जरूरत थी किस में आ चुका है। तो गेंज में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, वो देखने को मिल जाता है, जिसमें बताने की जरूरत नहीं है किसके खिलाफ एंटीबॉडी देखने को मिलती है। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, सिंपल सी याद है। उसमें चीज़ ये याद रखना कि ये नो बिग कोई बिग बिग प्लेटलेट वाली क्लम्पिंग है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है आपस में एग्रीगेशन ही नहीं है। तो इसलिए डिफरेंशिएटेड करना होता है, इसमें क्या करेगा, बिग प्लेटलेट्स है वो नहीं देखने को मिलेगी। बिग प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट काउंट के लिए कह रहा हूँ मैं, मैंने अलग लिख गया। तो बिग प्लेटलेट्स है वो नहीं देखने को मिलेगी। बिग प्लेटलेट्स अनप्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। तो ये हो गया, ये हमारे दोनों डिसऑर्डर हो गए इस तरीके से नॉर्मल प्लेटलेट काउंट को। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट को लेकर एक ही डिसऑर्डर आता है, मेन आपसे पूछा जाता है, वो आता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, और उसके अलावा दो चार डिजीज और आती हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपल सी बात है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो वही हो गया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और उसके अलावा आते हैं दो डिसऑर्डर हमारे, जो कि मतलब प्लेटलेट डिसऑर्डर से जुड़े हैं, लेकिन क्या है कि उसको हम ऐसे मतलब एंजियोपैथी में ज़्यादा डालते हैं उसको, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में डायरेक्ट हम डालते नहीं है उसको। हालांकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में ही काउंट कर रखा है, जैसे अब रॉबिन्स के बारे में बातचीत करें, लेकिन सिंपल सी बात है उसको हम थोड़ा सा अलग डिजीज में डालते हैं, और उसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आने की संभावना है, तो इसलिए मैं इसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में काउंट करता हूँ। तो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उसके अलावा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ, या फिर क्या हुआ, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये ध्यान रखना थोड़ा सा इनको, मेन इसके लिए प्लेट काउंट, इसमें प्लेटलेट काउंट कम होती जरूर है, लेकिन क्या है कि इसको इसके लिए नहीं जाना। जैसे तो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में तो खाली प्लेटलेट कम हो रही है, इसमें और भी सिम्टम काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं, और उसी के लिए जाना जाता है इसको, खाली प्लेटलेट काउंट कम होने के लिए नहीं जाना जाता, उसी के लिए जाना जाता है। तो इसलिए सिंपल सी बात है, इसको अलग थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे, इसके डिफरेंस के आधार पर मैं डिफरेंस बताऊंगा, उसके आधार पर कैटेगराइज करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या देखने को मिल जाता है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में जो चीज़ देखने को मिलती है वो हमारा ऑटो एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, किसके खिलाफ एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, प्लेटलेट के खिलाफ एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, ये चीज़ होती है। तो इसमें इसको मैं दो कैटेगरी में बांट कर सकते हैं, तो एक्यूट और एक आता है हमारा दूसरा क्रॉनिक। क्रॉनिक की बात करके चलो, क्रॉनिक में क्या बनता है, क्रॉनिक में जो होता है वो आईजीजी एंटीबॉडी बनती है, यूजुअली किस रिसेप्टर के अगेंस्ट, हमारे जीपी, इसके अगेंस्ट जो होता है वो एंटीबॉडी देखने को मिल जाती है हमको। अब जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एंटीबॉडी से जाके अटैच हो जाएगी। ओके, आपने जो वो इम्यून कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम समझ लिया हो थोड़ा बहुत, जैसे मेरा पता नहीं है, मैंने अभी तो पढ़ा नहीं है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जाके अटैच हो जाता है, अटैचमेंट होने से जो हमारी नेचुरल किलर सेल हुई है, फेगोसाइटोसिस हुई, वो क्या उसका भक्षण कर लेती है एक तरीके से। फेगोसाइट भक्षण है तो मुझे ज़्यादा हिंदी का वो शब्द बोल दिया, बाकी सिंपल सी बात है, उसको क्या है, एक्सोसाइट या डिस्ट्रक्शन करने का काम करती है। तो जिसके कारण क्या है कि जब एन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो एंटीबॉडी जाके से अटैच तो होगी, सिंपल सी बात है। जिसके कारण क्या है कि इसको क्या है, जो जिसके कारण क्या होता है, ये डिस्ट्रक्शन, जो कि इसके डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट बाय स्प्लीनिक मैक्रोफाज। अब ये सिंपल सी बात है, क्रॉनिक कंडीशन है तो किसी न किसी चीज़ से एसोसिएट मिलेगी, तो एसोसिएटेड रहता है इसका ज़्यादातर। तो एसोसिएशन में आता है हमारा सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोपोइटिस, और क्या आता है हमारा वायरस के इलनेस होती है, वायरल डिजीज हुई, जिसमें हो गया हमारा HIV आ जाता है, और हेपेटाइटिस आ जाता है हमारा,
HIV आ जाता है, HIV लिख लो मेन। और उसके अलावा CLL मैंने बोला था, CLL और SCL दोनों में जाके IG एंटीबॉडी मैंने बताया था, उस समय भी बताया था। तो CLL और SLA में क्या मिलता है, IgG एंटीबॉडी मिलती थी। तो इसमें भी ये दोनों डिजीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ हो गई हमारी क्रॉनिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में। एक्यूट के बारे में बातचीत करें तो एक्यूट में एक तरीके से तो आता है ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें 2-4 ड्रग्स आते हैं, क्विनिन वगैरह सल्फर ड्रग्स होती हैं जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करने का काम करती है। बाकी मेन चीज़ आती है वो आती है पर हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में बातचीत करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ उसमें रहती है, वो उसमें IgG एंटीबॉडी बनती है। जैसे दोनों जगह एंटीबॉडी बनेगी थ्रोम्बोसाइट, तो उसमें बनेगी प्लेटलेट फैक्टर 4 के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, जिसके कारण क्या जाता है, अटैच हो जाता है, तो इसी कारण क्या होता है, वो थ्रोम्बोलाइसिस करने का काम कर जाता है। तो IgG एंटीबॉडी होती है, तो IG एंटीबॉडी है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। IG एंटीबॉडी है तो हेपेरिन है, मतलब ये तेरे प्लेटलेट और फैक्टर है हमारा, ये कौन सा रिसेप्टर, प्लेटलेट फैक्टर 4। तो इस पर जाके अटैच हो जाएगी। अब अटैच हो जाएगी तो ये है कि उसको फेगोसाइटोसिस कर ले। और फेगोसाइटोसिस वाला काम तो होता नहीं, वो एक्यूट रिएक्शन है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि एक तरीके से टॉक्सिक ग्रेडियंट खुद ही से लेवल पे प्रोजेक्ट होते हैं, जिसके कारण क्या करता है, एक तरीके से वो डिस्ट्रक्शन कर देता है एक तरीके से। खाली इसमें इम्यूनिटी करने बार जो हमने देखा, करने बार फेगोसाइटोसिस तक पहुँचने का मामला पहुँचता ही नहीं है। करने बार क्या है, एक तरीके से जो हमारा एंटीबॉडी जुड़ती है ना, वही उसको ख़त्म कर देती है। इसलिए क्या करता है, एक तरीके से इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। बस ये ध्यान रखना था, फेगोसाइटोसिस वगैरह वाला सिस्टम है वो नहीं मिलेगा मैक्रोफेज का। ये इसके बारे में इस वाले चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं है, शायद पुराने चैप्टर में डिस्क्राइब है। मुझे शायद ज़्यादातर ढूंढने में मिला नहीं था जब मैं दूसरी किताब से पढ़ा था, तो इसलिए इसको आप कंफर्म कर लेना इस तरीके से। ज़्यादा कुछ खास मुझे भी नहीं पता है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। बस इसमें ध्यान रखना प्लेटलेट फैक्टर 4 ध्यान रखना है इस तरीके से, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी में नहीं, जिसके कारण क्या बनेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है डेवलप होगा। ये थोड़ी सी इसमें भी क्रॉनिक रिएक्शन है, जैसे 5 से 14 दिन वाली रिएक्शन है वो ये है। बाकी उसके अलावा कुछ 1 या 2 दिन वाली रिएक्शन भी होती है, वो भी रहती है। तो इसलिए ये सही तरीके से बात रखना, टाइप 2 है ये इसका, टाइप टू में देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सिंपल सी बात है, हमारा प्लेटलेट फैक्टर 4 के खिलाफ एंटीबॉडी देखने को मिल जाती है। फिर टाइप 1 में बात करके चलें तो सिंपल सी बात है, उसमें हेपेरिन, सिंपल सी बात है, हेपेरिन का क्या काम होता है। तो हेपेरिन का जो काम है, जैसे मैं तो हेपेरिन का जो काम रहता है वो एक तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर पर काम करने का रहता है, लेकिन कुछ बार हो सकता है कि वो क्लॉटिंग फैक्टर के साथ में वो प्लेटलेट वाले एरिया को भी कवर करने लग जाए, उसके बारे में बातचीत रहती है। ये थोड़ा सा इडियोपैथिक रहती है, करने पर अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। बाकी मेन जो टाइप 2 में एक्सप्लेन करूँ, जैसे सिंपल सी बात है, जो टाइप 2 है, टाइप 2 में एक्सप्लेन करूँ तो उसमें भी जैसे हम हेपेरिन इंड्यूस किया, हमने हेपेरिन इन बॉडी इंड्यूस किया हमने, तो हेपेरिन में क्या होता है, इतने प्लेटलेट फैक्टर 4 होता है, इसके खिलाफ बनती है एंटीबॉडी हेपेरिन पे। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, जिसके कारण क्या बनेगा, एंटीबॉडी और क्या बनेगा, हेपेरिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बाइंड करेगी किससे, हमारे प्लेटलेट से। एंटीबॉडी बात करो, एंटीबॉडी बाइंड टू प्लेटलेट, जिसके कारण क्या बनेगा, प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है वो डेवलप हो गया। तो ये एक तरीके से ये हमारी होगी टाइप 2 हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। टाइप 1 इसके लिए उसका कोई कारण दिया नहीं जाता, सिंपल सी बात है, एज सच उसका मतलब इंड्यूस करते हुए दिख जाती है, यूजुअली दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन वो दिख जाती है। सिंपल सी बात है, अब कोई एक्सपेक्ट तो करके दिखता नहीं है। सिंपल सी बात है, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मेन काम था क्लॉटिंग फैक्टर का ये, लेकिन वो दिख जाती है। सिंपल सी बात है, मेन जो आपसे पूछेगा वो टाइप 2 वाले पूछेगा, क्योंकि ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रखा है, हालांकि उस चैप्टर में नहीं है, थोड़ा सा आगे के चैप्टर में, लेकिन सिंपल सी बात है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। मेन चीज़ आपको प्लेटलेट फैक्टर 4 आप ध्यान रखना कैसे रहता है सिस्टम, जो कि ज़्यादातर का हेपेरिन पे मिल जाता है। सिंपल सी बात है, फैक्टर 4 जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, और वो किससे जुड़ जाती है, हमारे सिंपल सी बात है प्लेटलेट से जुड़ जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है हमारे प्लेटलेट्स का। ये चीज़ है, तो सिंपल सी बात है। अब इसका आगे हम बढ़ेंगे, तो हमारा प्लेटलेट्स वाला काम तो हो गया।
तो अब प्लेटलेट्स में से ये 2-4 डिसऑर्डर और बचे हैं, मैं चलो उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सेकंड इसमें माइक थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ, चक्कर पड़ रहा है। चलो आवाज़ सही आ रही हो क्या? तो हमारा दूसरी डिसऑर्डर आ जाता है हमारे, जो मैंने बताए थे, हिमोलैटिक यूरेमिक सिंड्रोम, और कौन कहता था, थ्रोम्बोट्री थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ये चीज़ आई। तो मैं इनके डिफ्रेंशिएशन के आधार पर बनेंगे थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, और क्या आता है हमारा हिमोलैटिक यूरेमिक सिंड्रोम। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है तो जेनेटिक डिजीज होती है, जिसमें किसकी डेफिशिएंसी मिलती है। ये इसका थोड़ा सा लंबा नाम है, मुझे भी थोड़ा देख के लिखना पड़ेगा, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। ADAMTS13, मेरे भी बस की बात नहीं है, आपको याद कर ले तो कर ले, मेरे पास याद होता नहीं है। तो जेनेटिक क्या होता है, इससे ये डेफिशिएंसी होती है। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है हमारा ADAMTS13, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है हमारा, जो एक तरीके से हमारा वॉल विलिंगन फैक्टर जो था, उसका मेटल प्रोटीनेज था। वॉल प्रोटीनेज का क्या था, मेलोप्रोटीएज था। उसकी डेफिशिएंसी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वॉल विलिंगन फैक्टर जो होता है उसकी बिगड़ सब यूनिट होती है। जैसे नॉर्मल तो छोटी छोटी यूनिट रहती है इनकी, तो बिगर यूनिट जो होती है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो बिगर यूनिट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा हमारा, सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारा प्लेटलेट्स है वो जुड़ेगी, सिंपल सी बात है उससे, वो वॉन विलिंगन फैक्टर से जुड़ने की टेंसी रहती है प्लेटलेट्स की। तो एक बार में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं वो जुड़ जाएंगे एक तरीके से, जहाँ उतनी ज़रूरत होगी नहीं फिर भी हमारी प्लेटलेट्स हैं वो जुड़ जाएंगी। तो जिसके कारण क्या बोलेगा, हमको बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स का एडिशन देखने को मिल जाएगा, जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जो कि क्या मिलेगा हमको, प्लेटलेट्स काउंट कम होने में जिम्मेदार रहेगा, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में ये क्या एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये भी ध्यान रखना। जिसमें किसके कारण होता है, शिगा टॉक्सिनी का होता है। तो किसमें हो सकता है, हमको शिगेला में तो देखने को मिलेगा ही, उसके अलावा किस में देखने को मिल जाता है, वो देखने को मिल जाता है हमारा सिंपल होता है एटेरोटॉक्सिक इकोलाई में, या फिर टॉक्सिन भी नहीं बोले तो वो सिंपल सी बात है हमारा देखने को मिल जाता है इकोलाई 057S7। ये आपको तभी पढ़ेंगे इकोलाई के बारे में, जब आप पढ़ेंगे 4 और 5 इकोलाई के टाइप होते हैं तो बता दें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करता है हमारा, एंडोथीलियल का ही डिस्फंक्शन कर देता है। अब एंडोथीलियल डिस्फंक्शन से क्या होता है, जो सिंपल सी बात है, जो सिस्टम है उसको चलने के लिए क्या चाहिए, एक तरीके से हमारे सिस्टम को चलने के लिए जो चाहिए वो एक तरीके से, उसमें क्या होता है हमारा जो सिस्टम चलने के लिए चाहिए जो होता है, तरीके एंडोथेलिन वाले सिस्टम जो उससे स्टार्ट हुआ था, जो एंडोथेलियल वाला रिलीज हो रहा था, जिसके कारण वॉन विलिंगन फैक्टर था वो एक तरीके से जुड़ रहा था। तो ऐसे में सिंपल सी बात है, हो सकता है कि मान लीजिए प्लेटलेट की काउंट ज़्यादा भी हो, इसमें सिंपल सी बात जरूरी नहीं कि प्लेटलेट की काउंट ज़्यादा भी हो, कम भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने ऐसे इसके इर्रेस्पेक्टिव रखा था इन चीज़ों को। लेकिन क्या कि जो प्लेटलेट का डिस्फंक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। दो मेन चीज़ इसमें ध्यान रखना, मेन का जो प्लेटलेट का डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। इसमें कैटेगरी का जरूर दिया है इनको, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, लेकिन मेन चीज़ इसमें क्या है, प्लेटलेट का डिस्फंक्शन है हमारा, जिसके कारण का एंडोथेलियल डिस्फंक्शन है, इसके लास्ट में प्लेटलेट का भी डिस्फंक्शन हमको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ है। फिर इसको बात करके चले, मेन चीज़ इसमें जो याद रखने वाली होती है वो होती है हमारा ट्रायड। ट्रायड रहता है एक तरीके से, वो होता है हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिल जाता है। और क्या देखने को मिल जाता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। मैं शायद उसमें बताया था माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया में जो टीटीपी और एचयूएस बोले भी थे शायद, ध्यान हो तो। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। और लास्ट क्या आता है हमारा, सिंपल सी बात है, एक्यूट किडनी इंजरी, ये क्या लिख दिया मैंने, एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिल जाती है हमारे। शायद थोड़ा सा मैं कैमरा पड़ा करूँ,
अब शायद सही दिख रहा हो आपको। तो अक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिल जाती है, तो ये हमारा ट्रायड है वो देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट में बात करें चलो, ये तो ये चीज़ है। इसमें संग में क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। और इसमें क्या देखने को मिलते हैं हमारे, इसमें ब्लडी डायरिया। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार जो होता है आपने शायद देखे होंगे, क्योंकि खुद की एक अलग से मैनुअल रहती है शायद ब्लड डिसऑर्डर वगैरह की। तो उसमें क्या रहता है कि ये इसके काफ़ी सारे केस है वो दे रखे हैं। अब क्या इसमें डीआईसी का तो रिपीट कर देते हैं, जैसे आपको खुद समझ में नहीं आता ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम हो रहे। मैंने जैसे क्या कि ज़्यादातर मैंने देखा कि या तो आपको बच्चे या तो हीमोफीलिया के साथ लगा लेते हैं, या फिर विटामिन के डेफिशिएंसी के साथ लगा लेते हैं, या फिर सीधे डीआईसी में पहुंच जाते हैं। इन दोनों को कुछ छूता भी नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, इन दोनों को छूना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो आ ही सकता है इनका, दोनों का इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाला। बाकी की सिंपल सी बात है, वैसे क्लिनिकल केस आने की संभावना दोनों से है। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे देखने को मिल जाएगा उसमें पहचान के रूप में, और उसमें क्या है कि फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलेगी। फैमिली हिस्ट्री नहीं देखने को मिले तो कम से कम आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम वाली हिस्ट्री तो देगा ही देगा वो। ये चीज़ें तो ट्रायड आपको देखने को मिलेगा। मेन चीज़ उसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए होती है इसमें फ्रॉम डीसीसी, जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हमको डीआईसी से डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या क्या प्रोथ्रोम्बिन टाइम और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है वो इस तरीके से हमको सेम नॉर्मल देखने को मिलता है। ये चीज़ है, मैं थोड़ा कर गया। तो उसमें जैसे प्लेटलेट काउंट तो जैसे डीआईसी में भी कम हो जाती है, लेकिन क्या कि इसमें वो जो डिफ्रेंशिएट करना होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है वो नॉर्मल देखने को मिल जाता है। ये सबसे बड़ी पहचान रहती है इसकी, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गया, इस तरीके प्लेटलेट्स के जितने भी डिसऑर्डर थे वो इस तरीके से पूरे हो चुके हैं। फिर हम बात करेंगे अब किसकी, क्लॉटिंग फैक्टर के डिसऑर्डर्स के बारे में। तो हम आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के डिसऑर्डर्स के बारे में, स्टार्ट करते हैं। पहले प्लेटलेट्स के बारे में चला था, क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कॉमन डिसऑर्डर है आपसे पूछा जा सकता है, वो है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में सबको पता होगा, फैक्टर 8 से डेफिशिएंसी होती है। फैक्टर 8 की, ये शायद फर्स्ट ईयर से पढ़ने आ रहे हो, तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। और सिंपल सी बात है, ये किस में देखने को मिलेगा, हीमोफीलिया टाइप ए में देखने को मिलेगा। टाइप रहते हैं इसके। और टाइप बी में क्या देखने को मिलेगा, फैक्टर हमारे 9 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और टाइप सी में क्या देखने को मिलेगा, हमारा फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो क्रम से याद रख सकते हैं, 8 के बाद 9, 10th तो बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ हो जाती है, मतलब 10th को आपको अलग रखना है इस तरीके से। 10th और 2nd को आप एक साथ रख सकते हैं, और उसके अलावा बाकी की और चीज़ों को एक साथ करना है। 12th की मैंने बताई थी, उसका कोई ऐसा योगदान रहता नहीं ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, तो इसलिए 8th के बाद 9th, फिर उसके बाद सीधे 11th पे पहुँच गया है। इसलिए फिर सबसे एक्स लिंक और ये होता है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। ये एक्स लिंक्ड है, ये भी एक्स लिंक्ड है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिंपल सा सिम्टम क्या देखने को मिलता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है जब भी डिजीज होती है, तो उसमें क्या मिलता है हमको, जॉइंट्स इन ब्लीड इन जॉइंट्स देखने को मिल जाता है। ब्लीडिंग इन जॉइंट्स देखने को मिल जाती है, जॉइंट्स में ब्लीड देखने को मिल जाती है। और क्या देखने को मिल जाता है हमको, एपिस्टैक्सिस देखने को मिल जाता है ये चीज़। और उसके अलावा क्या मिल जाता है हमको, सर्जरी के कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग दिखेंगी, ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी कुछ भी करें हमने, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने कुछ भी बाहर से हम कॉन्टैक्ट वाला सरफेस जो रहता है ना, कॉन्टैक्ट वाला, हालांकि ये चीज़ आपको ब्लीडिंग इन सर्जरी वाला कोई आपको एक्सटेंसिव फैक्टर से रिलेटेड नहीं है उसका, लेकिन ये कि वो इसमें इंटेंसिव फैक्टर में देखेंगे कि सर्जरी में कोई भी हमने इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया तो इस तरह कॉन्टैक्ट वाला सिस्टम आए ना, तो सर्जरी के टाइम पर आपको ब्लीडिंग देखना मिलेगी सर्जरी में। तो इस तरीके से ये कहते हैं, ब्लीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंड हो सकती है, ब्लीडिंग इन सर्जरी। ये चीज़ आपको देखने में पटेकिया फेंकिया वगैरह कुछ देखने में नहीं मिलेगा इसमें, ये चीज़ है इसके। तो इसलिए इसमें मतलब ब्लीडिंग में भी कुछ तरीके से अंतर आ जाते हैं उसका, क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स का। इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है, ये इसमें नॉर्मल केस में ब्लीडिंग नहीं होगी कुछ ना कुछ, जैसे अब मेम्ब्रेन वाला केस जो हो रहा है यहाँ पे, जैसे नी जॉइंट हुआ जैसे ज़्यादा, जहाँ पे क्या बार बार आपको घिस रहा है एक तरीके से पैर, क्योंकि सिंपल सी बात है ज़्यादा दौड़ने वेटोक्स से लगाते हैं,
तो उसमें क्या है कि तरीके से कुछ ना कुछ क्या है कि ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। अगर नॉर्मल लेवल या छोटे लेवल में ब्लीडिंग हो रही हो तो क्या प्लेटलेट जो होता है प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लाग बनाता है जो, वो कंट्रोल कर देता है। ये वो वाली कंडीशन है जिसमें क्या करें हमारा प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लाग है वो एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीज़ों को, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ये चीज़ है, सर्जरी में हमारा प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लाग काम नहीं करेगा, इसलिए खाली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए ये चीज़ हमारे ज़रूरी है पहचानना कि ब्लीडिंग क्यों हो, किस चीज़ में क्या को देखने को मिलेगी। तो इसलिए अब हीमोफीलिया में समझ गए, हीमोफीलिया में क्या चीज़ बड़ी हुई देखने को मिलेगी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप की इंटरेस्टिव फैक्टर से रिलेटेड है। फिर आते हैं हमारे विटामिन की डेफिशिएंसी, उसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, कौन कौन से फैक्टर में बता दिए कौन कौन से फैक्टर रहते हैं। फिर आता है हमारा वॉन विलिगन फैक्टर डिजीज वाली आती है। तो ये अब मिक्स में पहुंच चुके हैं हम, सिंपल सी बात थोड़ा सा। तो मिक्स वॉन विलिगन फैक्टर के बारे में बात करके चलूँ तो वो चीज़ आती है। तो क्लॉटिंग फैक्टर में ये दोनों पे काम खत्म हो गया, बॉन विलिगन फैक्टर को उसमें कंसीडर नहीं करना, मैं चल लाइन खींच देता हूँ। तो बॉन विलिगन फैक्टर है, हालांकि फाइंडिंग में प्लेटलेट्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो बॉन विलिगन फैक्टर में क्या देखने को मिलता है, जो बॉन विलिगन फैक्टर जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है आपको पीटीटी ज़्यादा मिल जाए। क्यों? कैन बी राइज, क्योंकि वॉन विलिगन जो फैक्टर जो होता है वो बनते किससे जुड़ जाता है, हमारा फैक्टर 8 से। जो वैन विलिगन फैक्टर की इससे बाइंडिंग रहती है ज़्यादातर, जिसके कारण क्या है कि यदि बॉन विलिगन फैक्टर का भी है तो हो सकता है कि हमको वो चीज़ देखने को मिल जाए। ब्लीडिंग टाइम है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, सिंपल जैसे प्लेटलेट वाले सिस्टम की शुरुआत ये करता है, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है और उसके अलावा पीटीटी कैन भी ज़्यादा है, कैन भी करूँ मैं ऐसे याद है कि मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि मिलेगा ही ये मान नहीं चले, क्योंकि सिंपल सी बात है ब्लीडिंग तो ही रही है, मतलब जैसे ज़्यादातर केस में जुड़ा रहता है, तो इसलिए सिंपल सी बात है ये कैन वी का मतलब आप मान के चले है ये तरीके से ऐसे मान लीजिए। तो ये चीज़ है सिंपल सी बात। इसके लिए ये उसके सिम्टम क्या मिलेंगे, इसको एपिटेक्सिस देखने को मिलेगा, मीनोरेजिया देखने को मिलेगा, और प्रोसीजर के बाद आपको ब्लीड ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब लगभग वही वाली प्रोसीजर सिस्टम है, फैक्टर 8 वाले सिम्टम से आपको देखने को मिलेंगे। मेन जो चीज़ पूछी जा सकती है वो चीज़ पूछी जा सकती है, इसमें क्या है कि इसका टाइम, मतलब इस तरीके से सिंपल सी बात है जो इसका इसके टाइप्स हैं, मतलब टाइम का बोलो टाइप्स, टाइप्स मेंशन है शायद इसमें, जो हमारा क्या होता है हमारे रोमिस में मेंशन है इसके टाइप्स है। तो टाइप 1 में बात करके चलूँ और टाइप 2 में बात करके चलूँ और टाइप 3 में बात करके चलूँ। चल मैं एक क्रम में ले देता हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में क्या होता है, इसकी क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, ये होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये चीज़ ध्यान रखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट हाल कुछ डिजीज में आती नहीं है, ये डिजीज ऐसी इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन बनती है। इसमें भी क्या कि इसमें क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, क्वालिटी में डिक्रीज मिलेगा। तो इसमें क्या है, जैसे तुम्हें क्वांटिटी में डिक्रीज मिल रहा था, एक क्या हमको क्वालिटी में डिक्रीज देखने को मिलेगा। और क्वालिटी में डिक्रीज क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या मिस सेंस म्यूटेशन देखने को मिल जाता है। ये भी कैसी डिजीज है हमारी, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें क्या मिस सेंस म्यूटेशन है हमारा। तो मिस ऑटोसोमल डोमिनेंट याद रख लिया, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। टाइप 3 में क्या होगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव रहती है और नो प्रोडक्शन है, यानी कि क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव हुई तो नो प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं है। तो इस तरीके से ये आप लगा सकते हैं कि 3 टाइप याद रखना जरूरी है मेन, तो किस में रिड्यूस हो रहा है, किस में मतलब नॉर्मल है, कौन सा है। जीन में बताया था क्रोमोसोम नंबर 12 रहता है इसमें इन्वॉल्वमेंट, जो हम ऑटोसोमल डोमेन में ऑटोसोमल रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 12 रहता है। और किस कौन सा टेस्ट रहता है हमारा, मैंने बताया था वोल्वोलिकल फैक्टर का है, तो हिस्टियोस्टैटिन एग्रीगेशन टेस्ट। ये हम यूज करते हैं इसके लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहती है इसके लिए। तो हिस्टोसेस्टिन एग्रीगेशन टेस्ट है, उनको देखने को मिल जाता है। ट्रीटमेंट में ले सकते हैं, आपको आना चाहिए, हुआ था मैं डेस्मोप्रेसिस को मैं मेंशन कर दिया था। ये कॉम्प्लेक्स को आप याद रखें, इससे इतनी ज़्यादा डिटेल आपसे पूछेगा नहीं, मेन पूछा है आपको विटामिन 8 और क्या कहते हैं विटामिन का भी बोल दिया है, तो फैक्टर 8 और इसका जो वॉल्यूमिक फैक्टर है उसका कॉम्बिनेशन वाला। फिर आती है लास्ट ये हमारी आती है, वो आती है डीआईसी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर
कोएगुलेशन क्या है हमारा? डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, जिसमें क्या होता है हमारा बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेशन देखने को मिल जाता है। तो वाइड स्प्रेड क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेशन से क्या होता है? जो वाइड स्प्रेड क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेशन से क्या होगा? जो हमारा ऑल जितने भी क्लोटिंग फैक्टर है उसकी क्वांटिटी में कमी हो जाएगी, डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर को नॉर्मल वैसे ही एक्टिवेट होगा, तो सिंपल सी बात है जब जब जरूरत पड़ेगी तब वो काम आएंगे नहीं। तो जिसके कारण क्या होगा? हमारा पीटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और पीटीटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कहीं मैं बता दूँ तो प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से। मैं कारण बताऊँगा, प्लेटलेट्स काउंट भी कम देखने को मिलेगा, इसमें हम ब्लीडिंग टाइम भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यदि हमको तीनों तीनों चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है तो आपको सीधे करना है क्या? हमारा सिंपल से DIC। तो अब इसको ये चीज़ है वो देखने को मिलती कैसे है, तो मैं कॉज बता दूं। तो कॉज में एक तरीके से तो स्नेक बाइट दिया जाता है, स्नेक बाइट, और दिया जाता है जैसे कॉज लिख के आने आपको ज़्यादातर पूछता है, जैसे क्लिनिकल केस दिया तो स्नेक बाइट हुआ, हमारा बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हुई, ऑब्स्ट्रक्टिव में मान लो पेट प्लासेंटा बात करना, ऑब्स्ट्रक्टिव में ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये नहीं कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्टिव होते मैं ये बोल नहीं याद में सही नहीं, ऑब्स्ट्रक्टिव मैं बोलते प्लासेंटा ध्यान रखना, ये चीज़ें। उसके अलावा क्या होता है? पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसे मतलब मेन चीज़ है एक तरह में बताने का कि इन्फेक्शन वगैरह वाला केस होता है ज़्यादातर। इन्फेक्शन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, जैसे ट्रॉमा काफ़ी बात होती है, ट्रॉमा और सेप्सिस काफ़ी ज़्यादा है, ट्रॉमा और सेप्टिक शॉक होती है। सेप्टिक शॉक पे DIC देखने को मिलता है। मैं जब सेप्टिक शॉक मैं जैसे सबसे छोटे में से या शॉर्ट्स में देख लिया होगा ना, मैं फर्स्ट ईयर के हिसाब से बताया था, सेकेंड ईयर के हिसाब से बताऊँगा। तो उसमें सेप्सिस या क्या कहते हैं सेप्टिक शॉक ध्यान रखा, सेप्टिक शॉक ये कॉज रहते हैं हमारे किसके? डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन की। कोई से भी आप लिख सकते हैं, 4 या 5 पर लिख के आ रही है। जिसमें क्या होता है कि इस सेकेंड यार मेरा दिक्कत आ गई। तो जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। मैं कहने नहीं बात ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाने से क्या बढ़ा देता है? वो टिश्यू फैक्टर को बढ़ा देता है। और टिश्यू फैक्टर को पता ही कौन सा? वो फैक्टर कोगुलेशन वाले फैक्टर में काम करेगा, जिसके कारण ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है वो रिलीज होने लग जाता है, हमारा क्वांटिटी बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो इस तरीके से टिश्यू फैक्टर है उसकी क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे सिंपल होता है जो टिश्यू फैक्टर से, और या फिर इस तरीके से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी हो सकता है। इस तरीके से वो चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ होगी उससे लास्ट में इस तरीके से टिश्यू फैक्टर पर पहुँचेगा मामला। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, टिश्यू फैक्टर क्या करता है? इस तरीके से वो क्या करता है, इस तरीके से थ्रोम्बस को एक्टिवेशन करने का काम करता है। टिश्यू फैक्टर का पता ही है, जो फैक्टर 7 वाला मैंने बताया था एक्सटेंसिव पाथवे से, तो टिश्यू फैक्टर जो इस तरीके से उसका ही काम करेगा। और उसके अलावा का जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या करता है, इस तरीके से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी करा देता है। ये हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी करा देता है। या फिर इस तरीके से जब बैक्टीरियल टॉक्सिन जब भी हम पढ़ते हैं वो ये दोनों के दोनों काम करता है। कोई भी बैक्टीरियल टॉक्सिन देखें, कोई भी बैक्टीरियल सेप्सिस वगैरह में देख लें, वो क्या करता है? हमारे दोनों काम करता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराने का काम कर देता है और क्या करता है? टिश्यू फैक्टर को बढ़ाने का काम कर देता है। ये एक्चुअली है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एक तरीके से मैं कुछ डिजीज के लेवल में, जैसे मैं ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन मैंने बोली या फिर मैंने बताया था जैसे कुछ मेलिग्नेंसी में भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें जैसे मैंने इंपॉर्टेंट कुछ मेंशन करना भूल गया, मेलिग्नेंसी भी कॉज रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये टिश्यू फैक्टर जो होता है हमारा बढ़ जाता है। या फिर जैसे आप सीधे अब किसकी बात कर रहे हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सीधे मामला हमारा टिश्यू फैक्टर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ पे खाली ये बैक्टीरियल टॉक्सिन भी कर सकता है ये काम, हमारा बैक्टीरियल टॉक्सिन भी काम कर सकता है हमारा। ये क्या करता है, हमारे टिश्यू फैक्टर को बढ़ाने का काम करता है। और ये प्लेटलेट की कंसंट्रेशन जो होती है उसको प्लेटलेट को डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है। इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता बताने के लिए। ये इसके कारण क्या होता है, हमारा जो एक तरीके से टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन से हमारा क्या होता है, वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन होता है, वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन हो जाता है। ये चीज़ आना, टिश्यू फैक्टर याद रखना जरूरी है। मेन चीज़ आपको कि वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन होता है वो क्यों हो रहा है, ये चीज़ है। और उसके अलावा ये थ्रोम्बोलाइसिस कराने का भी तो एक तरीके से फाइब्रिनोलाइटिक लाइसिस कराने का भी काम कर जाता है।
इस तरीके से ये हमारा जितना भी काम है इस तरीके से बढ़ गया। अब सिंपल सी बात है, फाइब्रिन ज़्यादा बनना है कुछ काम का है नहीं है, तो सिंपल सी बात है फाइब्रिन और लाइसेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो इसलिए ध्यान रखना डी डाइमर वाला रहता है, डी डाइमर वाली कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ी हुई मिलती है। ये इसका डिफ्रेंशिएशन टेस्ट है एक तरीके से डी डाइमर वाला। मेन चीज़ आपको कौन ध्यान रखनी है, मेन चीज़ ये चीज़ ध्यान रखनी है केस में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। डी डाइमर दे दिया तो उसमें बहुत ही बढ़िया, बाकी सिंपल ज़्यादा 3 और 4 कंसंट्रेशन आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को एक तरीके से भूल मत जाना, वो सिंपल सी बात है, उसका वो भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट फैक्टर रहता है इस तरीके से। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को लेकर मैंने ज़्यादा जोड़ इसलिए दिया था, वो मैकेनिज्म में उसको एक्सप्लेन करके बता रखा था, बाकी मैं सीधे जोड़ दिया था। इसलिए ये चीज़ है, कोई भी फैक्टर आपको भूलना नहीं है। इसको बढ़ाने में सारे कोई याद रखें, सेप्सिस जैसे एस से काफ़ी आगे सेप्सिस आ गया, स्ट्रोक भी देखने को मिल जाता है, स्ट्रोक, स्नेक वाइट हुआ, उसके अलावा मैलिग्नेंसी, पेंक्रियाटाइटिस, ट्रॉमा हुआ, वो सारी की सारी कंडीशन होगी। शॉक को ध्यान रखना, शॉक में मैं अब तक से बताऊंगा कैसे इस तरीके से डीआईसी डेवलप होता है, उसको मैं मेंशन करा नहीं, शॉक से कैसे डीआईसी डेवलप हो रहा है मैंने बताया। मेन उससे तो मैलिग्नेंसी से कैसे डेवलप हो रहा है, और उसके अलावा कैसे ब्लेड जो हमारे क्या कहते हैं एक बैक्टीरियल कंडीशन हुई उससे कैसे डेवलप हो रहा है। इस तरीके से हमारा डीआईसी हुआ, और इस तरीके से हमारा जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो इस तरीके से कंप्लीट हुए।